अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। सुहेल आफरीदी के एक साथ ही कई इंटरव्यूज़ धमाकेदार तरीके से स्क्रीन्स पर आ चुके हैं और इसने एक हलचल मचा दी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंटरव्यूज़ बैक वक्त कई चैनल्स पर चलना शुरू हो गए हैं। तो क्या तब्दीली आ गई है, इस पे ऊपर बात करते हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया का सुहेल आफरीदी पर प्रेशर बरकरार है, निशाने पर वो हैं और लगता है कि उनको माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके ऊपर भी बात करते हैं और इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब की सेहत है उसके हवाले से और आज का दिन यानी कि जो मंगल का दिन है उस दिन आज क्या हंगामा खेज पेशरफ्त हो सकती है, इन तमाम चीज़ों पे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनाब सुहेल आफरीदी के इंटरव्यूज़ कब, किसने, कैसे किए और ये इंटरव्यूज़ चलाने की परमिशन कैसे मिली, इन इंटरव्यूज़ को चलाते हुए क्या कोई दबाव आया और इसके साथ साथ ये भी कि क्या ये कोई प्लान्ड और प्लांटेड किस्म के इंटरव्यूज़ हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब सबसे पहले आपको देते हैं। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है जनाब के सुहेल आफरीदी साहब से मुलाकातों का सिलसिला तो मुख्तलिफ़ एंकर्स और सहाफ़ियों का जारी ही था। चूँकि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में वो पिछले 3-4 दिन से मुकीम हैं और वहाँ पर उन्होंने दर्जनों सहाफ़ियों से जो है वो मुलाकातें भी की हैं। इनमें से जो इंटरव्यू रिकॉर्ड करने की यानी आप कह लें कि इजाज़त थी वो तो अभी तक किसी भी चैनल को नहीं थी, क्योंकि हम देख रहे थे कि जब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने हलफ उठाया उसके बाद से ज़ाहिर है हर कोई कोशिश करता है कि जी चीफ़ मिनिस्टर का इंटरव्यू हो सके, लेकिन उनका इंटरव्यू किसी भी चैनल के एंकर ने ना तो रिकॉर्ड किया और ना ही कहीं पे किसी जगह ऑन एयर हो सका। लेकिन फिर अचानक ही अभी पिछले 2-3 दिन के दरमियान एक तो हामिद मीर साहब ने सुहेल आफरीदी साहब का इंटरव्यू किया, उसके साथ साथ वसीम बादामी ने ARY के लिए सुहेल आफरीदी का इंटरव्यू किया और अतहर काज़मी साहब ने सुनो न्यूज़ के लिए एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए सुहेल आफरीदी साहब का इंटरव्यू किया। तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ तब्दीली है जो हमें टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नज़र आ रही है कि वो शख्स के जिसके हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव नहीं दिखाया जाता और इवन उनकी और भी कोई एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनको बुलेटिन्स में उस तरह से जगह नहीं मिलती, और ये मैं आपको ख़बर की बुनियाद पर कह रही हूँ। और उसके साथ साथ उनकी जो भी तकारीब वगैरह में स्पीचेस होती हैं तो इवन उनको भी लाइव नहीं दिखाया जाता था। लेकिन अचानक ही 8-9 महीने के बाद उसी शख्स के इंटरव्यूज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर हमें दिखाई दिए। तो ये तब्दीली कैसे आई, ये एक अहम सवाल है। पहले तो मैं इस बात का आपको जवाब दे दूं कि क्या ये प्लांटेड या प्लान्ड इंटरव्यू हैं जिसमें सुहेल आफरीदी साहब वही गुफ्तगू कर रहे हैं जो उनसे करने के लिए कहा जा रहा है, या कोई पहली तो ऐसी जो किसी किस्म की ख़बर है वो किसी ज़राए से सामने नहीं आई। ख़बर यही है कि सुहेल आफरीदी साहब ये इंटरव्यू देते हुए भी ये सोच रहे थे कि शायद ये इंटरव्यूज़ ऑन एयर ना हो सकें। यानी उनका ख्याल था कि इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड तो हो रहे हैं लेकिन उनको इस बात का यकीन नहीं था कि ये ऑन एयर चले भी जाएंगे। और मेरा ख्याल है हामिद मीर साहब के इंटरव्यू में तो उन्होंने शुरू में इस बात का इजहार कर भी दिया था। ऐसा खदशा उन्हें क्यों था, उसके भी एक बैकग्राउंड है। उसकी बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि कोई 6 महीने कबल अतहर काज़मी साहब जो कि इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज़ पर काम कर रहे हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने सुहेल आफरीदी साहब के साथ एक इंटरव्यू करना चाहा और उनकी टीम से उनके तमाम मामलात भी तय पा गए और ये तय पा लिया गया कि जी कब, किस वक्त, किस जगह पर ये इंटरव्यू रिकॉर्ड होगा। लेकिन फिर उसके बाद अतहर काज़मी साहब को उनकी जो चैनल की मैनेजमेंट है उसकी जानिब से ये कन्वे किया गया कि सुहेल आफरीदी का इंटरव्यू आप नहीं करेंगे और ना ही ये इंटरव्यू चलाने की इजाज़त है। तो एंड टाइम पर ये जो इंटरव्यू था इसकी रिकॉर्डिंग कैंसिल करवा दी गई, जिसके बाद इस बात का अंदाज़ा सुहेल आफरीदी को भी हो गया कि उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो ना करने पर जो है वो सबको एक हिदायत भेजी गई हैं और ये भी उन्हें अंदाज़ा हो गया कि उनकी जो गुफ्तगू है वो नहीं TV चैनल्स पर चलाई जाती। दूसरी तरफ ज़ाहिर है अतहर काज़मी साहब को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि सुहेल आफरीदी साहब के इंटरव्यूज़ पे भी फ़िलहाल एक बैन है और वो इंटरव्यूज़ नहीं चलाए जा रहे, लेकिन उनकी टीम की तरफ से उनसे ये कमिटमेंट की गई कि जब कभी भी सुहेल आफरीदी साहब के इंटरव्यूज़ चलाए जाने की परमिशन होगी तो आपको पहले इंटरव्यू वो ज़रूर देंगे।
खैर अतर काज़मी साहब का वो इंटरव्यू तो नहीं हो सका, लेकिन उसके बाद 6 महीने तक कोई इंटरव्यू नहीं कर सका और ना ही किसी को वो किसी किस्म का इंटरव्यू चलाने की परमिशन मिल सकी। लेकिन फिर हैरत अंगेज़ तौर पर अभी पिछले चंद दिन से जब सुहेल आफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद हैं, तो हामिद मीर साहब जो हैं उनकी जानिब से उनको इंटरव्यू के लिए कहा गया और फिर उन्होंने वो इंटरव्यू रिकॉर्ड भी कर लिया। जब वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया तो फिर भी इस इंटरव्यू के हवाले से अगरचे खबर आ रही थी कि उन्होंने कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, लेकिन कोई श्योर नहीं था कि जियो टेलीविज़न ये इंटरव्यू ऑन एयर भी करेगा। लेकिन उसके बाद हामिद मीर साहब ने उस इंटरव्यू को एक क्लिप की सूरत में 2-3 उसके क्लिप्स भी लगाए और बताया कि जी उन्होंने गुफ्तगू की है। और उसके बाद फिर यानी पीर की शब 8 बजे कैपिटल टॉक पर वो इंटरव्यू को ऑन एयर भी कर दिया गया। और इसका जब इश्तिहार चला उससे पहले कई घंटे पहले कि जी ये इंटरव्यू ऑन एयर किया जा रहा है, तो फिर वो इंटरव्यू जो वसीम बादामी ने रिकॉर्ड किया था उन्होंने भी उस इंटरव्यू को ऑन एयर करने का एक ऐलान जो था वो कर दिया। और 7 बजे, जो कि वसीम बादामी का शो का टाइम है भी नहीं, उस टाइम स्लॉट पे वो इंटरव्यू सुहेल आफरीदी साहब का चलाने का ऐलान किया गया। अब जाहिर सी बात है जिस माहौल में हम रह रहे हैं हम ये तो नहीं कह सकते कि जनाब ये मैनेजमेंट ने अपने तौर पे डिसीजन ले लिया कि नहीं जी अब चलेगा और हम आज़ादी सहाफ़त के लिए खड़े हैं। तो हमें पता है हम जिस माहौल में हैं, चाहे जियो टेलीविज़न हो, चाहे ARY न्यूज़ हो, चाहे कोई भी और टेलीविज़न हो, जब उनको क्लियरेंस मिली है कि ये इंटरव्यूज़ चल सकते हैं तो उसके बाद ही वो इंटरव्यूज़ चलाए गए हैं। तो ये बात तो तयशुदा है कि बहरहाल कहीं ना कहीं से ये क्लियरेंस तो मिली है कि इंटरव्यूज़ चला दिए जाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये इंटरव्यूज़ रिकॉर्डेड थे और मुमकिन है कि इनमें कुछ थोड़ी बहुत अगर कोई कंट्रोवर्शियल बात उनके नज़र से हो तो उसको निकाल दिया गया हो। ये तो मैं नहीं यकीन से कह सकती कि क्या रिकॉर्ड हुआ और क्या चला, लेकिन इस बात का बहरहाल इम्कान मौजूद है। लेकिन सबके लिए ये खुशगवार हैरत का बाइस ज़रूर बना कि सुहेल आफरीदी के ये इंटरव्यूज़ बैक वक्त मुख्तलिफ चैनल्स पर कैसे चल गए और टाइम स्लॉट के अलावा भी चल गए। तो क्या ये कोई तब्दीली आ गई है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर किसी ने ये परमिशन दी है तो ये इस एंड पे सोचा जा सकता है कि जी क्या कोई स्पेस मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिसकी वजह से सुहेल आफरीदी का ये जो इंटरव्यू है ये चलाने की इजाज़त मिल गई है। और अब एक्सपेक्टेड है कि जब 2-3 लोग इंटरव्यूज़ चला देंगे तो जाहिर सी बात है और बाकी चैनल्स के लोग भी उन्हें कांटेक्ट करेंगे कि भाई आप हमें भी इंटरव्यू दें। तो अब इस सारी कहानी में जो अब यहाँ तक तो अब सारी खबर थी, अब तज्ज़िया क्या है उसके ऊपर आ जाते हैं। इससे ये तो अंदाज़ा हो रहा है कि बहरहाल परमिशन तो मिली है सुहेल आफरीदी साहब के इंटरव्यू की, लेकिन इसका मकसद क्या हो सकता है? अब इसके 2-3 मकसद हो सकते हैं। एक तो मकसद ये हो सकता है कि सुहेल आफरीदी के ये इंटरव्यूज़ चलाकर जो पहले ही उनके कारकुन ऑलरेडी उनको निशाने पर लिए हुए हैं उनको ये तासुर दिया जाए कि हाँ जी सुहेल आफरीदी साहब की तो बड़ी आपस में यहाँ पे सेटिंग हो गई है, इसी वजह से उनको परमिशन मिल गई है। और ये हमने होते हुए देखा भी है। उनके इंटरव्यूज़ चले हैं तो उसके बाद कारकुन खुश होने के बजाय या उसके कंटेंट के ऊपर गुफ्तगू करने के बजाय इस बात पे गुस्सा कर रहे हैं कि जनाब ये इंटरव्यू चले कैसे। इससे पता चलता है कि सुहेल आफरीदी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गया है। तो एक तो ये मुमकिन रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि PMLN और पीपल्स पार्टी को भी वक्तन फ़वक्तन दबाव में लाना होता है। तो ऐसे में एन मुमकिन है कि इस तरह का इंटरव्यू चला के और ये तासुर देने की कोशिश की गई हो कि भी देखें हम तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे सबको स्पेस दे सकते हैं। तो एन मुमकिन है कि ये उन पर दबाव डालने के लिए इस तरह की कोई चीज़ हुई हो। और तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि ये दोनों ही वजूहात ना हो। ये सोचा गया हो कि चलो इसमें अगर कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है तो इसको देख लेते हैं, ये रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ हैं और इससे क्या नैरेटिव बनेगा। लेकिन इसका वैसे इम्कान आपस की बात है कम है। बग़ैर वजह के कभी भी कोई काम नहीं किया जाता। और ऑफ कोर्स अगर पहले एक पाबंदी थी और अब वो अगर हटाई गई है तो उसका कोई ना कोई पर्पज़ ही होगा। अब अगरचे मैं तो इसको एक अच्छी तब्दीली समझती हूँ, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं ये समझती हूँ कि एक आज़ाद सहाफ़त हर मुल्क की ज़रूरत है। हर चीफ़ मिनिस्टर को इंटरव्यूज़ देने भी चाहिए और हर सहाफ़ी को मुख्तलिफ़ चीफ़ मिनिस्टर्स तक रसाई भी होनी चाहिए और चैनल्स को ये इजाज़त होनी चाहिए कि हर कोई अपना मौक़िफ़ दे सके और वो मौक़िफ़ जो है वो मीडिया पे पब्लिक के सामने आना चाहिए। तो मैं तो इस चीज़ के ऊपर कहूँगी कि वजह कोई भी हो, लेकिन बहरहाल
ये इंटरव्यूज़ चलने चाहिए, होने चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि जो दूसरा मैंने इसका आपको पर्पस बताया कि क्या इसका मकसद ये है कि सुहेल आफरीदी जो हैं वो ख़ुद पहले ही बड़े इस वक्त निशाने पर हैं और पीटीआई की ओवरऑल क़यादत भी निशाने पर है, तो ऐसे में मज़ीद उनको अपने साथ दिखा के उनको मज़ीद ज़्यादा डिस्क्रेडिट किया जा रहा हो। अच्छा, इसमें अब दो बातें हैं। एक तो पहली बात ये है कि मैं समझती हूँ कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जहाँ पर आप सबको तो राज़ी नहीं कर सकते। मतलब अगर आप एक काम करते हैं तो उस पर तनकीद होती है और अगर आप कोई दूसरा काम करते हैं तो उस पर भी तनकीद होती है। पहले अगर पीटीआई की क़यादत खामोश थी, आवाज़ नहीं उठा रही थी, तो इस बात पे तनकीद हो रही थी कि भाई देखें ये लोग आवाज़ नहीं उठा रहे, शोर नहीं कर रहे, मीडिया पे बात नहीं कर रहे, हंगामा नहीं बर्पा कर रहे। अब वो पिछले 4 दिन से ये कोशिश कर रहे हैं, सहाफ़ियों से मुलाकातें कर रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर भी तनकीद हो रही है कि भाई आप फ़लाँ को इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं और आपने फ़लाँ इंटरव्यू में ये जो बात है उसमें आपने वो ये क्यों बात कर दी, अब वो क्यों बात कर दी। और फिर उसके बाद ये भी कि अच्छा ये इंटरव्यूज़ चलने कैसे लग गए, इसका मतलब है कि ये सारी कोई आपस की मिली भगत है और इस तरह की वो चीज़ें लग गई हैं। अच्छा, अब अगर उससे आगे बढ़ें तो अगर कोई लॉन्ग मार्च का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था तो उस पर भी एक तनकीद थी कि जी आप कुछ कर नहीं रहे। अब जब कर दिया तो ये कहा जाने लगा कि आपने बहुत देर की तारीख दी है। तो अगर अब वो देर की तारीख के बजाय अभी फ़ौरन कुछ एहतजाजों वगैरह की बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज धरना देंगे, अडयाला के बाहर जाएंगे, फिर उस पर भी तनकीद हो रही है कि आप जुमेरात का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं और आप ये क्यों नहीं कर रहे और वो क्यों नहीं कर रहे। तो बात यह है कि कारकुनान के जज्बात बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और इसी वजह से कुछ भी वो करें। मतलब मैं सारी सूरत हाल में जो मुख्तलिफ वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उसके ऊपर भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज़ आ रही हैं और उसके ऊपर भी बात हो रही है कि उन्होंने ये क्यों कहा कि इमरान खान की रिहाई का मैंडेट मुझे नहीं मिला। फिर उस पर फरिया इदरीस साहिबा जिन्होंने ये कोट किया था उन्होंने अपनी एक क्लैरिफिकेशन दी है कि उन्होंने ये बात एक कॉन्टेक्स्ट में की थी कि इमरान खान ने उन्हें ये नहीं कहा कि मेरी रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च करो, और इमरान खान ये किसी को भी नहीं कहेंगे कि मेरी रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च करो। ये बात तो अलीमा खान साहिबा भी कह चुकी हैं कि वो अपनी रिहाई के लिए कभी भी किसी को नहीं कहेंगे कि मेरी रिहाई के लिए एफर्ट करो, जो मर्ज़ी करो और मुझे बाहर निकालो। तो ये बात वो ख़ुद नहीं कहेंगे, ये तो आपको ख़ुद ही डिसाइड करना है कि आपने क्या एफर्ट करनी है। तो मेरा ख्याल है कि वो उस कुछ कॉन्टेक्स्ट में बात करी थी जो कि फरिया इदरीस कह रही हैं कि उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हुए कहा। एनीवेज़, अब ये सिलसिला शुरू है और एक इस शोर मचाने से बहरहाल एक हाइप तो क्रिएट हुई है, एक इशू जो है उसको एक जान तो उसमें पड़ी है और अब ये डिस्कशन हो रही है कि आखिर इमरान खान की तबीयत कितनी ख़राब है, क्यों हुकूमत जो है वो नहीं उनको अभी तक कोई मेडिकल एड प्रोवाइड कर रही, क्यों किसी से मुलाकात नहीं हो रही। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें अब गुफ्तगू का हिस्सा तो बन चुकी हैं। तो आगे अब उसको प्रेशर को मज़ीद कितना बढ़ाना है उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप लॉन्ग मार्च कब लेके जाएंगे, अगर बीच में पहले मुलाकात हो गई तो क्या लॉन्ग मार्च नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि अगर मुलाकात हो गई तो इमरान खान साहब खुद ही बता देंगे कि आगे लॉन्ग मार्च करना है या नहीं करना। और अगर उन्होंने कहा एक दफ़ा लॉन्ग मार्च शुरू हो गया तो फिर हम नहीं इसको रोकेंगे, उसके बाद फिर जो भी फैसला है हतमी वो जिसने बात करनी है वो जाके ख़ुद फिर इमरान खान से बात कर ले। तो उनकी इस मामले की हद तक तो हमें क्लैरिटी एक नज़र आ रही है। बाकी अभी लॉन्ग मार्च में तो खैर काफ़ी टाइम है। मैं ये समझती हूँ कि ये जो डिमांड्स हैं पीटीआई की, ये कोई ऐसी डिमांड्स नहीं है जिनको मानने में कोई बहुत बड़ा स्टेक है या कोई हुकूमत फट से गिर जाएगी या कोई उनके लिए ऐसा मामला है कि जो उनको पूरा करना बड़ा नामुमकिन हो। इस हवाले से अगर एक मुलाकात हो जाती है किसी बहन की, या इवन सबसे आसान हल हुकूमत के लिए ये है कि वो इमरान खान साहब के जो पर्सनल फिजिशंस हैं उनसे मुलाकात करवा दें। वो सबसे मैं अगर हुकूमत की तरफ से बात करूँ तो सबसे सेफ़ है वो हुकूमत के लिए, क्योंकि इमरान खान के फिजिशंस ना तो कोई सियासी गुफ्तगू करते हैं, ना उनके बारे में बाहर किसी को कोई शक व शुबा होगा कि जी ये पता नहीं सच बता रहे हैं या झूठ बता रहे हैं। वो आके अगर ख़ुद ये इकरार कर लेंगे कि जी इमरान खान साहब ठीक हैं और उनको कोई मसला नहीं है, तो उससे एक जो एकदम हाइप क्रिएट हुई है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज हो जाएगी। अगर हुकूमत के पास वाकई छुपाने को कुछ नहीं है और इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, तो सबसे आसान तरीका ये है कि उनके मालिजीन से उनकी आप मुलाकात करवा दें। अब ये मालूम नहीं कि हुकूमत इस बारे में कब और किस तरह फ़ैसला लेगी,
لیکن الٹیمیٹلی اس سے چیزیں جو ہیں وہ پریشر کی طرف ہی جا رہی ہیں. اب وہ پریشر کتنا بڑھے گا یہ دیکھتے ہیں ہم, لیکن کہانی یہی ہے کہ ابھی جو آج کا دن ہے وہ اس سلسلے میں کافی امپورٹنٹ ہوگا. آج سپریم کورٹ میں دھرنا دے گی پی ٹی آئی باہر, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بالکل اس وقت ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ غیر ضروری سی بلڈنگ رہ گئی ہے. اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, اس سے کسی کو انصاف نہیں ملتا, نہ اس کے پاس کوئی پاورز ہیں. تو سپریم کورٹ کے باہر آپ دھرنا دیں یا جو مرضی کریں, اس سے کوئی فرق ان کو نہیں پڑتا. دوسری بات یہ کہ یہاں سے پھر پی ٹی آئی جو ہیں پارلیمنٹیرینز وہ کہتے ہیں ہم اڈیالہ بھی جائیں گے اور بہنیں وہاں پر موجود ہوں گی, وہاں پہ بھی جا کے ہم پروٹیسٹ کے طور پر بیٹھیں گے اور احتجاج ریکارڈ کرائیں گے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے. اس کے لیے تو سہیل آفریدی نے اپنے طور پر ایک گارنٹی بھی دے دی ہے کہ جی ہم سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. اچھا, اب یہ مجھے ویسے حیرت ہوئی کہ سہیل آفریدی نے یہ گارنٹی کیوں دی اور کس کی اجازت سے دی, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ تو اس طرح کی کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ باہر آئیں اور کوئی سیاسی گفتگو نہ کریں. ہاں, یہ ضرور انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی اہم شخصیت کا نام لے کر, اگر بے شک عمران خان کوئی بات کریں گے بھی تو وہ چلیں وہ ان شخصیت کا نام لے کر بات نہیں کریں گی, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کبھی بھی کہ عمران خان جو گفتگو کرے گا ہم نہیں آ کے بتائیں گے. تو جو گارنٹی علیمہ خان صاحبہ نے نہیں دی وہ سہیل آفریدی صاحب نے اپنے طور پر کیسے دے دی, یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. بہرحال دوسری طرف انہوں نے یہ کہا ضرور ہے حکومت سے کہ جی ہم کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے, آپ بہن کو ملوا دیں. اب اس دو آفرز کے ساتھ کہ معالج مل رہے ہیں, کیا گارنٹی اگر سہیل آفریدی دے رہے ہیں کہ نہیں سیاسی بات ہوگی, تو حکومت کے لیے کوئی اتنا بڑا یہ ٹاسک ہے نہیں. جب میں حکومت کہتی ہوں تو آپ سمجھ جائیں میں نظام کی اوور آل بات کر رہی ہوتی ہوں. تو حکومت یا ہو یا نظام ہو, ان کو کوئی لرزنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ایک ملاقات اگر ہو گئی تو کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر سب ٹھیک ہے اور اللہ کرے کہ سب ٹھیک ہو تو اس صورت میں ان کو یہ ملاقات کروا دینی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ عمران خان جیل کے اندر سے یہی پیغام دے دیں کہ بھائی نہ لانگ مارچ کریں آپ, کوئی ایسی بات نہیں ہے, بلکہ یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ ادروائز جو میرے ذاتی معالج ہیں ان تک رسائی دیں, وہ میرا جو تھوڑا بہت مجھے ٹریٹمنٹ چاہیے وہ میرا کر دیں مجھے. میں تو نہیں کہہ رہا آپ کو کہ لانگ مارچ کریں یا کچھ, تو اگر عمران خان صاحب خود ممکنہ طور پر یہ کہہ دیں, یہ میں بات اس لیے کہہ رہی ہوں, یہ نہیں میں کہہ رہی کہ عمران خان کچھ کرنے کے لیے نہیں کہیں گے اور کہیں گے کہ سب بیٹھ جاؤ. ڈیفینیٹلی وہ کوئی نہ کوئی اپنی اسٹریٹجی یا لاہ عمل اپنے پارٹی قائدین کو دیں گے. لیکن لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان صاحب کا جو آخری میسج تھا وہ یوں تھا کہ اسلام آباد آنے کے لیے میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ پھر گولیاں مارتے ہیں. تو یہ بات عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کے حوالے سے ایک کویشچن جو تھا اس کے اوپر کی تھی. بہرحال اب یہ ایک ٹائم کی بات ہے, ہو سکتا ہے اب عمران خان صاحب یہ سمجھیں کہ آئین کی بحالی کے لیے, قانون کی حکمرانی کے لیے یا نیو الیکشنز کے لیے کوئی پریشر جو بڑھانے کے اور طریقے ہو سکتے ہیں, اسمبلیوں سے استعفے کی بات ہو سکتی ہے, کوئی اور پریشر ٹیکٹکس جو ہیں وہ عمران خان صاحب بتا سکتے ہیں. تو اس سے بچاؤ کے لیے ابھی تک یہ ملاقاتیں بند کی ہوں. بہرحال یہ تو اب ملاقات ہوگی تو اندازہ ہوگا کہ عمران خان صاحب ابھی کوئی سیاسی حکمت عملی کی طرف دباؤ ڈالنے کی طرف جا رہے ہیں یا وہ ابھی معاملات کو جو ہے وہ فی الحال اسی طرح رکھنا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی جان خطرے میں نہ جائے اور اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو, تصادم نہ ہو, یا وہ کوئی اس چیز کو دیکھ رہے ہوں. تو بہرحال ابھی اس میں بہت سارے ifs اینڈ بٹس جو ہیں وہ باقی ہیں, لیکن آج کے دن کافی ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ کیا واقعی یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں, چلیے پیر والے دن تو ان کو پتہ نہیں چل سکا تھا ٹائم سے, اب منگل والے دن تو ان کو پتہ ہی ہے نا کہ جی پہنچنا ہے, تو اب آج ان کی تعداد بتا دے گی کہ یہ کتنے سیریس ہیں عمران خان کے لیے باہر نکلنے کے لیے اور وہاں پہنچ کے اپنی اچھی ایک اسٹرینتھ شو کریں, پتہ لگے کہ جی واقعی عمران خان کے لوگ جو ہیں وہ ان کی رہائی کے لیے سیریس بھی ہیں. تو یہ اب میرا خیال ہے کہ آگے جو مومنٹم بنانا ہے اس کے لیے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کو بڑا کردار ادا کرنا پڑے گا, کیونکہ سوشل میڈیا آلریڈی اس لانگ مارچ کو سپورٹ کرتا نظر نہیں آ رہا, اس قیادت کو سپورٹ کرتا نظر نہیں آ رہا, ان لیڈرز کے اوپر اعتماد کرتا نظر نہیں آ رہا, ان کے ہر ایکشن کو وہ کویشچن کر رہا ہے اور ہر ایکشن پر شکوک و شبہات جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. تو ایسے میں جب تک کہ آپ یہ ساری ڈفرینسز جو ہیں وہ ختم نہیں پہلے کر سکیں گے اس وقت تک آگے بڑھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ ضرور ہے کہ آج جنید اکبر, سلمان اکرم راجہ, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے ڈفرینسز کو ختم کیا, بڑی ہنستے کھیلتے تصویر بھی لگائی ہے. ادروائز بھی ان کی اب سہیل آفریدی نے بھی کہا ہے کہ میں نے اپنی ٹیم سے کہا ہے کہ جو باہر بھی ہمارے
موجود ہیں رہنما، ان کے ساتھ بھی آپ الجھیں مت، بلکہ چیزوں کو نارملائز کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم آواز بنائیں. تو دیکھتے ہیں جی کتنی ان کو سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے. لیکن سچویشن جو ہے وہ آگے ٹفر ہو رہی ہے، اور اس میں اب دیکھتے ہیں آگے عمران خان صاحب سے ملاقات کب ہوتی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.